सुबह सुबह एक करोड़पति आदमी अपनी पत्नी के साथ गाड़ी में एक झुग्गी झोंपड़ी के पास जाता है जो कि सड़क किनारे फुटपाथ पर बनी हुई थी। उस झुग्गी झोंपड़ी के अंदर एक महिला रहा करती थी जो कि खिलौने बेच करके अपने 4 बेटियों का भरण पोषण किया करती थी। मगर दोस्तों उस दिन सुबह वह करोड़पति आदमी अपनी पत्नी के साथ वहां पर जाता है और उस औरत को और उसकी 3 बेटियों को अपने साथ घर ले जाता है। और उसके बाद यहाँ पर इस कहानी में जो मोड़ आता है, जो तथ्य आते हैं, पूरी कहानी में आपको सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा कि इस दुनिया के अंदर किस तरह के लोग रहा करते हैं और कैसा कैसा कदम समय के हिसाब पर उठा देते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछीवात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है दिल्ली के अंदर एक आज़ाद सिंह नाम का एक शख्स रहा करता है। चांदनी चौक पर उसका ऑफिस है और वह प्रॉपर्टी डीलरी का काम किया करता है। उसका बड़ा घर है, खूब उनके पास पैसा है, खूब मान सम्मान है, गाड़ियां हैं घर के अंदर। उसकी पत्नी है और घर में उनकी बेटी है जो कि स्कूल जाया करती है। 3 लोगों का यह परिवार है। अच्छा काफ़ी बड़ा घर है इनका। अब क्या होता है दोस्तों, जो आज़ाद सिंह होता है यह गरीब लोगों से नफरत किया करता है। जैसे कभी सिग्नल पर गाड़ी रुक जाया करती है तो बहुत सारे बच्चे, बच्चियां, लड़की, औरतें पैसे मांगने के लिए खिड़की पर आते हैं, कांच को खटखटाते हैं, शीशे को, गाड़ी के को। तो ये उनको धमका दिया करता, किसी को 1 रुपया भी नहीं दिया करता है। कहता है कि कमाया खाया नहीं जाता, भीख मांगने आ जाते हैं। इस तरह का इसका स्वभाव था। और अब क्या होता दोस्तों, ये अपनी कार से अपने ऑफिस जाया करता है। रास्ते में गरीबों को देखता घृणा करता, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है। इस तरह से इसका समय गुजर रहा होता है। एक दिन की बात होती है, जैसे ही रास्ते से जा रहा था तो एक ऐसी सड़क थी जो सुनसान थी। वहां से इसको गाड़ी लेकर अपने ऑफिस पर जाना पड़ा करता था। और एक दिन उस सुनसान सड़क पर खुदाई चालू हो रही थी और गाड़ी आगे निकालने का कोई रास्ता नहीं था। तो अब यह पूछता है मजदूरों से कि ये कितने दिन का काम है, कब तक हो जाएगा। मजदूर कहते हैं साहब यह तो मेट्रो का पुल बनेगा, बहुत काफ़ी महीनों का, क्या सालों का भी काम हो सकता है। तो उसके बाद इसने एक नई राह पकड़ ली होती है। वो रास्ता भी सुनसान था, वहाँ पर एक बत्ती थी, रेड बत्ती, और थोड़ी देर के लिए वहाँ पर गाड़ी रुकती थी, बाकी आगे सुनसान था। और उसके फुटपाथ पर बहुत सारे गरीबों की झोंपड़ियाँ बनी हुई थी। अब यह उस सुनसान रास्ते से जाने लगता है और जैसे ही उस रास्ते से जाता है तो एक खिलौने बेचने वाली एक महिला जो उसके पास आती है और कहती है बाबूजी खिलौने ले लो। लेकिन वह उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है और वह फिर अपनी आगे की तरफ ध्यान देता है कि रेड बत्ती कब ख़त्म होगी। लेकिन फिर से वह महिला कहती है साहब मेरे बच्चे भूखे हैं, आप खिलौने ले लो। लेकिन आज़ाद ने उसको डांट करके वहाँ से भगा दिया होता है। और उसके बाद घर आ जाता है अपना काम करने के बाद। अब दूसरा दिन होता है तो दूसरे दिन भी वही महिला उसके सामने आ जाती है, साहब खिलौने ले लो, खिलौने ले लो। और एकदम से वह गुस्से में आकर के उस महिला के खिलौने छीन करके उनको ज़मीन पर फैला देता है। और फिर एकदम से हरी बत्ती हो जाती है तो अपनी गाड़ी चला देता है। और उसकी गाड़ी के पहिए भी उसके महिला के कई खिलौनों के ऊपर से होकर गुजरे थे, यानी कि खिलौने टूट चुके थे। अब तो महिला देखती रह जाती है कार वाले की तरफ और अपने टूटे हुए खिलौनों को और जो सही खिलौने थे उनको उठाने लगती है और झोली में भर करके आंखों में आंसू लिए अपने घर चली जाती है। अब क्या होता है दोस्तों, ज़मीन पर जो खिलौने फेंके गए थे उनमें खिलौना अगर टूट जाता है तो उसकी पूरी कीमत ख़त्म हो जाती है। उसमें बचत तो मिलना बहुत दूर की बात है, उल्टा पैसे का नुकसान हो जाता है। अब क्या होता है दोस्तों, उसी शाम आज़ाद को एक जो कस्टमर होता है उसको अपनी प्रॉपर्टी दिखानी थी, क्योंकि यह प्रॉपर्टी डीलर था। तो उसको दिखाने के लिए प्रॉपर्टी के पास ले जाता है और वहाँ से ये बहुत ज़्यादा देरी कर लेते हैं, रात हो जाती है। और रात होते होते अब रात के समय में उसी सुनसान सड़क से यह आज़ाद सिंह वापस आने लगता है। और जैसे ही वापस आ रहा था तो उस सड़क पर कुछ गड्ढे थे और गाड़ी ऐसी फंस जाती है कि अगर कोई 2-4 लोग धक्का दे दे तो गाड़ी निकल पाएगी, वरना गाड़ी निकलेगी ही नहीं। अब गाड़ी में खूब आगे पीछे का लगाकर यह खूब कोशिश करता है लेकिन गाड़ी नहीं निकल पाती है। परेशान हैरान, वहाँ पर सुनसान सड़क थी, दूर दूर थोड़ा बहुत उजाला था, अंधेरा भी था उस सड़क पर। इधर उधर देखने लगता है कि कौन मेरी गाड़ी को निकलवाए। तो वह सोचता है कि चलो किसी को देखता हूँ, इधर उधर कोई ना कोई मिल ही जाएगा इन झुग्गी झोंपड़ियों में, और किसी को 100-50 रुपये दे दूंगा। और वह फिर दोस्तों सामने देखता है कि फुटपाथ पर एक अकेली झुग्गी बनी हुई है, थोड़ी ही दूरी पर 20-25 कदम दूर। और वह उस झुग्गी झोंपड़ी सी में जाने लगता है और वहाँ जाकर के एकदम से आवाज़ लगाता है कि कोई है। एकदम से उस झुग्गी झोंपड़ी में से 4 बेटियाँ और वही माँ जो खिलौने बेचा करती थी निकल कर उस सेठ के सामने
में आ जाती हैं और एकदम से उस सेठ को देख करके वह माँ अपनी बच्चियों को अंदर ले जाने लगती है। चलो बेटी अंदर चलो। शायद उसको लगता है कि शायद ये सेठ उससे बुरी भली सुनाने के लिए आया है शराब पी करके। मगर एकदम से सेठ जो होता है वह उस औरत को देखता है और उससे कहता है कि अरे रुको रुको, आप गुस्सा मत होइए, मेरी गाड़ी फंस गई है और आप उनको धक्का दिलवा देती तो मेरी गाड़ी निकल जाएगी। अब वह महिला कहती है देखिए मेरे घर में कोई आदमी पुरुष तो है नहीं, मैं अकेली रहती हूँ अपनी 4 बेटियों के साथ। और उसके बाद वह कहती है चलो मैं आपका धक्का लगवा देती हूँ, और अपनी 4 बेटियों को लेकर वह महिला उसकी कार में धक्का लगा देती है और उसकी कार थोड़े ही इशारे से निकल जाती है। और उसके बाद वह जो सेठ होता है आज़ाद सिंह उन बेटियों को 10-10 रुपये देने लगता है और उस महिला को 50 रुपये देने लगता है। तो महिला कहती है नहीं जी हम भीख नहीं मांगते। बच्चियां कहती हैं नहीं अंकल हम भीख नहीं मांगते, हम खिलौने बेचकर पैसे कमाते हैं। अब तो यह बात सुन करके वह जो आज़ाद सिंह होता है उसका सारा नज़रिया बदल जाता है गरीबों के प्रति, क्योंकि अभी तक वह सोचा करता था कि यह लोग अगर जैसे मान के चलो कोई खिलौना बेच रहा है, खिलौना बेचते बेचते कोई भीख दे देता है तो भीख भी ले लेते हैं, खिलौना भी बेचने का बहाना होता है इनका। ऐसी उसके मन में मनसा थी। लेकिन आज इस परिवार के बच्चों के द्वारा जो ये बातें सुनी गई थी कि हम अंकल भीख नहीं मांगते, हम खिलौने बेचकर अपना पेट भरते हैं, तो यह बात उसको कहीं ना कहीं ट्रिगर कर गई थी। और उसके बाद वह उस समय तो गाड़ी वहाँ से निकाल ले जाता है। और फिर होता है दूसरा दिन, और दूसरे दिन फिर से वह वही छोटे से सिग्नल पर आता है और जैसे ही वहाँ पर आता है तो वही महिला फिर से खिलौने बेच रही थी। और अब यह जो आज़ाद था इसका नज़रिया बदल चुका था और वह उस महिला को अपनी तरफ बुलाता है, लेकिन वह महिला उसके पास आने में झिझक रही थी। वह कहता है अरे मेरे पास आओ, मुझे खिलौने लेने हैं, डरपो मत। और उसके बाद वह महिला उसके पास आ जाती है, उससे पूछने लगती है कि खिलौने मुझे चाहिए। और उसके बाद महिला कहती ठीक है साहब ले लो, लेकिन वह कहता है उससे पहले मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और फिर गाड़ी को एक पेड़ के नीचे रोक दिया जाता है साइड में, और साइड के जो सड़क के साइड में कच्चा फुटपाथ था, और वहाँ पर उससे बात करने लगता है कि तुम ऐसे कैसे, तुम्हारे पति नहीं हैं, तुम्हारी 4 बेटियाँ हैं और तुम अकेली सारी महिलाएँ इकट्ठी हैं। तो वह औरत रोने लगती है और वह पूछता है कि आखिर मामला क्या हुआ, मुझे पूरी बात बताओ और मुझे तुम्हारे पूरे खिलौने चाहिए क्योंकि मेरे घर में मेरी बेटी है उसके लिए ले रहा हूँ मैं। अब तो पूरे खिलौने वह ले लेता है, उसको पैसे दे देता है और ज़्यादा देने की कोशिश करता है, वह बिल्कुल लेती नहीं है। खिलौने 500 रुपये के हुए थे उसके पास जो थे, और 500 रुपये से वह उसको 1000 रुपये देना चाहता था, मगर महिला ने बिल्कुल 500 का नोट दोबारा वापस दे दिया कि साहब मुझे अपनी कमाई के अलावा 10 रुपये भी नहीं चाहिए, मैं ईमानदारी से जीना चाहती हूँ। अपनी बच्चियों को भी यही शिक्षा दे रही हूँ कि बेटी कभी भीख मत मांगना, कभी चोरी मत करना। यह बातें उसको पहले ही अच्छी लग चुकी थी और अब तो इस औरत की बातें और भी ज़्यादा अच्छी लगने लगती हैं इस आज़ाद सिंह को। और फिर वह पूरी कहानी पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर कैसे हो, आखिर कैसी नौबत आ गई जो तुम यहाँ पर इस तरह से खिलौने बेचकर गुजारा कर रही हो अपनी बेटी का। क्योंकि दोस्तों वह बताती है कि उसका नाम रोशनी है और बिहार में उसको एक लड़के से प्यार हो गया था जिसका नाम था गौतम। गौतम पड़ोस के गांव का था और उन दोनों को प्यार हो जाता है, दोनों एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं, मगर उनके घर वाले कोई भी राजी नहीं थे। लेकिन इन दोनों को मिलना था, एक दूसरे के बगैर इनका जीना मुश्किल हो रहा था। तो इन दोनों ने प्लानिंग की कि हम यहाँ से भाग चलते हैं और फिर कभी लौट कर नहीं आएंगे और कहीं बाहर जाकर अपनी नई दुनिया बसाएंगे। और ये दोनों अपने घर से फरार हो जाते हैं और पहुँच जाते हैं दिल्ली के अंदर। और यहाँ आकर के इसका जो पति होता है किराए पर कमरा लेता है, वहाँ पर ये दोनों पति पत्नी रहने लगते हैं। पति कमाने जाता है, पत्नी घर संभालती है और धीरे धीरे इनको 4 बेटियाँ पैदा हो जाती हैं। लेकिन अभी भी खुशी से यह लोग अपना समय गुजार रहे थे, मगर दोस्तों अचानक इसके पति की एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। और पति की एक्सीडेंट में मौत होने के बाद यह अंदर से टूट जाती है कि 4 बेटियां हैं और मेरा भी खर्चा है और मैं अपने मायके न ससुराल कहीं भी जा नहीं सकती हूँ। अब तो अंतर्मन से टूट जाती है, यहीं रहने का फैसला करती है। अब इधर उधर कमाने की कोशिश भी करती है, घरों में जाती है बर्तन साफ झाड़ू पोछा करने के लिए। लेकिन अभी यह जवान थी, जो झाड़ू बर्तन करने के लिए घरों में जाती तो वो लोग कुछ एक लोग ऐसे थे उनमें जो गंदी नज़र रखा करते, इसके सामने अपनी डिमांड रख दिया करते। तो यह महिला बहुत परेशान हो जाती है। अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिए
यह खिलौने बेचने लगती है फुटपाथ पर, और फिर फुटपाथ पर खिलौने बेचने से इतनी आमदनी नहीं हो पाती है, तो इसका जो मकान मालिक था किराए पर जहाँ पर यह लोग रह रहे थे, वो इनको घर से बाहर निकाल देता है। और उसके बाद अब इनकी आंखों में आंसू, जाएं तो जाएं कहाँ। तो यह देखते हैं कि सड़क के किनारे बहुत सारे लोग झोंपड़ियों में रह रहे हैं। तो यह महिला सोचती है कि क्यों ना अब मैं खिलौने बेचकर पहले किसी तिरपाल का जुगाड़ करूं और फिर एक छोटी सी झोंपड़ी अपनी बच्चियों के साथ बनाकर यहीं पर रहने लगूं। और फिर ऐसा ही करती है और फिर झोंपड़ी बनाकर फुटपाथ पर अपना समय गुजार रही होती है। यह सारी कहानी वह उस आदमी आज़ाद सिंह को बताता है, और उसके बाद वह आज़ाद सिंह जो होता है उसकी भी आंखें नम हो जाती हैं, और उस समय तो वह उन खिलौनों को लेकर के वहाँ से चला जाता है। और फिर जाकर अपनी पत्नी से कहता है कि देखो ये खिलौने मैं लेकर आया हूँ अपनी बेटी के लिए, लेकिन जिससे मैंने ये खिलौने खरीदे हैं ना, उसकी तुम जीवन की कथा सुनोगी तो तुम्हारी भी आंखें नम हो जाएंगी कि एक औरत कितना सहन कर सकती है अगर सहन करने पर आए तो। वरना तो बहुत सारी औरतें जब उनके ऊपर आफत आती है तो या तो ओयो होटलों का रुख कर लेती हैं या फिर जिस्म फरोशी का धंधा स्टार्ट कर देती हैं और कहती हैं कि अब करती क्या, हमारे पास कोई ऑप्शन था ही नहीं। लेकिन आज मैं एक ऐसी देवी से मिलकर आ रहा हूँ जिसके ऊपर शायद इतना बड़ा पहाड़ टूटा है, शायद किसी के ऊपर ना टूटे। 4 बेटियां हैं लेकिन फिर भी ईमानदारी से बिना कोई गलत काम किए हुए, बिना कोई चोरी या बिना किसी भीख के वह अपनी बेटियों को पालती है। और वह बताती भी है कि जो आज़ाद होता है उससे कि साहब जी हमारे घर में जब खिलौने नहीं बेचते हैं ना तो उस रात हमारा चूल्हा नहीं चलता है, हम ऐसे ही पानी पीकर सो जाते हैं बेटियों के साथ। तो यह कहानी जब अपनी पत्नी को सुनाता है तो उसकी पत्नी कहती है क्यों ना हम उसकी मदद कर दें, मगर वो कहता है कि नहीं, वो मदद नहीं लेगी, बहुत खुदगर्ज लड़की है। मैंने 500 रुपये की जगह खिलौनों के बटके 1000 रुपये देने की कोशिश की थी, लेकिन उसने 500 रुपये उल्टे कर दिए और कहा कि साहब मैं ईमानदारी से अपना जीवन गुजार रही हूँ, ऐसा मेरे ऊपर वो मत लगाइए कि मुझे 500 रुपये फ्री में दोगे, कल को मुझे फिर आदत लग जाएगी। वह ऐसे तो कोई एहसान लेगी नहीं। तो उसकी पत्नी कहती है तो ऐसे नहीं तो वैसे मेरे घर में मैं कब से नौकरानी ढूंढ रही हूँ और मेरे घर में 3 कमरे खाली भी पड़े हुए हैं, एक कमरे को उनको दे देंगे, वो यहीं पर रही आएगी, हमारे घर में काम कर लेगी, हम उसको पैसे दे देंगे या और उसका खाने पीने का गुजर बसर कर देंगे। अब वह जो आज़ाद होता है सोचता है कि हाँ ऐसे हो सकता है। और उसके बाद दूसरे दिन वे दोनों पति पत्नी गाड़ी में बैठ करके उसकी झुग्गी झोंपड़ी पर जाते हैं और जाकर के वहाँ पर जो आज़ाद की पत्नी होती है वह कहती है बहन मेरे घर में काम है, क्या काम करोगी, और तुम्हें रहने का भी वहीं पर जुगाड़ बना दूंगी, वहीं पर कमरे हैं और तुम्हारी बेटियों की पढ़ाई लिखाई भी वहीं से हो जाएगी उसके बदले में जो तुम मेरे घर पर काम करोगी। अब तो इसको ये बढ़िया मौका मिल रहा था तो उनके साथ ही है, कह देती हैं ठीक है जी, क्योंकि ये आज़ाद अपनी पत्नी को इसलिए लेकर गया था कहीं औरत ना आए उसके साथ अकेले के साथ। तो उसके बाद दोस्तों अब यह औरत अपने बच्चों को लेकर आज़ाद के घर में आ जाती है और यहाँ पर एक कमरा उसको दे दिया जाता है और वह घर का काम करती है। बदले में आज़ाद सिंह उससे कहता भी है कि या तो तनख्वाह ले लो। वह कहती है नहीं साहब हमें तनख्वाह नहीं चाहिए, भरण पोषण हो जाए बस यही ज़िंदगी का है, बेटियों की शादी हो जाएगी टाइम पर, बस इतना ही मुझे चाहिए। तो उसके बाद आज़ाद उसकी बेटियों का एडमिशन करवाता है स्कूल में और घर में रहने के लिए कमरा देता है, उनके लिए कपड़े लत्ते जो भी खिलौने अपनी बच्ची के लिए लाता वही खिलौने उनके लिए लाता और वह उस घर के अंदर आराम से जैसे घर के सदस्य होते हैं इस तरह से वो लोग रह रहे होते हैं। और आज़ाद उस औरत को बहन कहता है, अपनी बहन मानता है। तो इस तरह से दोस्तों कई बार जो नहीं बनना होता है वो बन जाता है, जो कहानी नहीं लिखनी होती है वो लिख दी जाती है ऊपर वाले के द्वारा। जैसे कि आज़ाद बिल्कुल गरीबों से दूर रहने की कोशिश करता, सोचता कि ये मक्कार होते हैं, लेकिन दोस्तों सभी उंगलियां एक बराबर नहीं होती। हाँ कुछ लोग होते होंगे लेकिन सब के सब ऐसे नहीं होते। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं भीख मांग कर दारू पीते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं भीख मांग कर अय्यासी करते हैं, तो कोई कोई होता भी है लेकिन सभी लोग ऐसे नहीं होते हैं। तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। इस तरह का दिल सब इंसान को रखना चाहिए, हर एक को रखना चाहिए, जिससे कि कभी किसी की मदद हो जाए, किसी का जीवन बदल जाए। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं जेठू बन्ना, कहते हैं भरत तिवारी के बारे में आप क्या कहोगे। जेठू बन्ना जी भरत तिवारी के बारे में मैं यही कहूँगा कि एक ऐसा हवा का झोंका था जो सबको जगाना चाहता था, मगर जो आंधियाँ होती है ना, और वो भी आंधियाँ ऐसे प्रशासन की जो कि उस आंधियों में वह हवा का झोंका कहीं खो गया। भरत तिवारी जैसे लोग
मतलब सदियों में हुआ करते हैं पैदा, और किसी किसी माँ बाप का भाग्य होता है जो ऐसा बच्चा पैदा होता है। जो बच्चा देश के लिए जीना चाहता हो, समाज के लिए जीना चाहता हो, और समाज और देश के लिए प्रशासन से भिड़ जाए और अपनी जान गंवा दे, ऐसा बेटा तो होना मुश्किल है आज के दौर में। वो जो अधिकारी हैं आज के दौर के, अब यहाँ पर ये देखो आप, मनमानी चल रही है सबकी। जैसे अंग्रेज़ अपनी मनमानी चलाते थे, ऐसा ही अभी भी चल रहा है। अंग्रेज़ों का लिखा गया कानून ही हमारे देश में अभी तक है, अंग्रेज़ों की बनाई गई पुलिस अभी तक है। पहले जो ये पुलिस हुआ करती थी यह मजदूरों को या उनका शोषण करने के लिए हुआ करती थी, लेकिन आज भी पुलिस के वही तौर तरीके, वही रवैया हैं, और आज़ाद देश के आज़ाद नागरिकों के ऊपर वही जोर जुल्म जमाती है जब अपनी आई पर चूकती ही नहीं है पुलिस। तो दोस्तों, उसके बाद मैं यही कहना चाहता हूँ कि पहले तो हमारा देश गोरे लोगों के कब्जे में था, गोरे अंग्रेज़ थे जो हमारे देश के ऊपर थे, शासन करते थे, और आज शासन वही है, सिर्फ गोरे अंग्रेज़ों की जगह काले अंग्रेज़ आ गए हैं। जो हमारे देश के काले अंग्रेज़ हैं वो अब ऐसा ही शासन हमारे ऊपर करते हैं। तो भरत तिवारी नेक आत्मा थी और देश को, समाज को जागृत करके उन्नति की तरफ पहुंचाना चाहता था, लेकिन प्रशासन ने उसकी एक ना सुनी और प्रशासन के हत्थे वो चढ़ गया, और प्रशासन की मंशा भी गलत थी और निर्दोष आदमी की जान ले ली। तो भरत तिवारी एक, कहते हैं, एक योद्धा था, और जो देश के लिए शहीद हो सके, जान दे सके, वो शहीद होता है। फौजी हो या फिर देश के अंदर हो, जो देश के लिए जान दे या देश के लिए कुछ करे, वो शहीद होता है, देशभक्त होता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा भरत तिवारी जी के बारे में। और उससे आगे हमारे साथ प्रिंस कुमार कमेंट करते हैं, सर मैं उत्तर प्रदेश से संभल डिस्ट्रिक्ट से और शामोली ब्लॉक से हूँ। सर मुझे आपकी कहानियाँ से बहुत सीख मिलती है और बहुत कहानियाँ बहुत अच्छी लगती हैं आपकी। मैं सर आपकी कहानियाँ में से बहुत प्रसन्न रहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रिंस कुमार भाई। उसके बाद गणेश सोनी कमेंट करते हैं, प्रवीण बघेल से पूरी से, स्वपन ने कमेंट करते हैं, रतनलाल शर्मा कमेंट करते हैं, सद्दाम अंसारी भिवांडी से कमेंट करते हैं, भरत तिवारी प्रवीण बघेल से पूरी से कमेंट करते हैं, सुजीत कुमार लगातार कमेंट करते हैं, मुकेश कुमार यूपी तरासी से कमेंट करते हैं, स्वपन ने कमेंट करते हैं, गुलाम हसन वानी कमेंट करते हैं, इंटरेस्टिंग स्टोरी स्वपन ने कमेंट करते हैं, देवेंद्र कुमार फरीदाबाद से कमेंट करते हैं, सुबेदी चंद्र कमेंट करते हैं, शरद कुमार दिग्विजय सिंह कमेंट करते हैं, और उसके बाद दिग्विजय सिंह कमेंट करते हैं, उसके बाद वीरेंद्र अरविंद कुमार कमेंट करते हैं, उसके बाद हमारे साथ समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं, राम गोसाई हमारे लगातार कमेंट करते हैं, सूरज डीओ फिजी से कमेंट करते हैं, धीरज बनवाल लगातार हमारे साथ बने रहते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। और उसके बाद मोनू जैन कमेंट करते हैं, सूरज डीओ फिजी से कमेंट करते हैं, खेमराज भाटी गुज्जर चिट्टी जीबी नगर यूपी 16 से कमेंट करते हैं, वनराज नामदेव कोहली लगातार कमेंट करते हैं, राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से लगातार कमेंट करते हैं, राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से कमेंट करते हैं, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से कमेंट करते हैं, छगनदास खारडाबंद राजस्थान से कमेंट करते हैं, दुर्योधन भाई लगातार कमेंट करते हैं, और उसके बाद सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। अभी भी किसी भाई का नाम रह गया हो तो उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।